हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में जो अक्सर एक टॉपिक पूछा जाता है जल मार्गों के बारे में, रेल मार्ग, स्थल मार्ग, पाइपलाइन, जल मार्गों से जो क्वेश्चन आता है, जो अलग अलग नहरें हैं जहाँ से यातायात होता है या फिर कौन सी नहर किसको जोड़ती है, उसकी कोई विशेषता है, तो वो सभी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा रेल मार्गों में जो कुछ इंपॉर्टेंट महामार्ग है जिसमें कुछ स्टेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित स्टेशन जो है इस पर पड़ता है, इस महामार्ग पर कि नहीं पड़ता है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे। पाइपलाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ दी जाती है और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब आपको इसी में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्वेज नहर के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो है सबसे बड़ी नहर कही जाती है, जहाजी नहर, यातायात वाली सबसे बड़ी नहर है ये। इसका निर्माण एक कृत्रिम नहर है। इसका निर्माण किया गया था 1869 में, 1869 में इसका निर्माण किया गया था। जो इसके इंजीनियर थे वो फ्रांसीसी एक व्यक्ति थे, इनका नाम है फर्डिनेंड द लेलेव्स। जो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि इंजीनियर कौन थे या फिर कहाँ के नागरिक थे, तो ये फ्रांसीसी व्यक्ति थे। नेक्स्ट, ये किसको किसको जोड़ती है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, स्वेज नहर। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। न्यूनतम जो इसकी चौड़ाई है वो है 60 मीटर। अब चौड़ाई हर जगह पे अलग अलग होती है, न्यूनतम वाली जो है वो 60 मीटर है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जितने भी पोर्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी पत्तन हैं, इसको अरेंज करने को आता है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले उत्तर में पहला है पोर्ट सईद। ये चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी हैं और अक्सर पूछी जाती हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पहले आता है पोर्ट सईद, फिर पोर्ट फौद या फिर पोर्ट फोद, उसके बाद पोर्ट तौफीक, फिर पोर्ट इस्माइलिया, उसके बाद पोर्ट स्वेज। सबसे लास्ट में पोर्ट स्वेज आता है, याद रखना है। सबसे पहले अगर सबसे उत्तरी पोर्ट पूछा जाए तो पोर्ट सईद, सबसे लास्ट वाला पोर्ट स्वेज है, सबसे दक्षिण में है पोर्ट स्वेज। पोर्ट सईद, पोर्ट फौद, उसके बाद तौफीक, इस्माइलिया, उसके बाद फिर स्वेज। तो ये इतने पत्तन हैं जो कि इसी क्रम में याद रखने हैं। अगला इसमें झील भी पूछी जाती है कि उत्तर से दक्षिण इस नहर के बीच बीच में कुछ झीलें थी, तो उनको आपस में कनेक्ट करके इस नहर का निर्माण किया गया है। तो ये झील कौन कौन सी है, तो पहले यहाँ पर लेक मंजला सबसे उत्तर में है। उसके बाद आती है लेक टिमसा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक। पहले ग्रेट आएगी फिर लिटिल आएगी। मंजला, टिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, इसी क्रम में इसको याद रखना है। कई बार पूछा जा चुका है इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में, 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से जो है ये मिस्र के अधिकार में आता है, इजिप्ट के अधिकार में ये नहर आती है, स्वेज नहर। तो इतनी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण वाला। नेक्स्ट, पनामा नहर के बारे में। तो इसे बनाने का जो पहला प्रयास है, बहुत साल से इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था। कई सारे राजा महाराजा जो है इसको बनाना चाहते थे। तो पहले तो है चार्ल्स पंचम ने जो है इसको बनाने का प्रयास किया था। स्पेन के ये राजा थे चार्ल्स पंचम, और ये 1534 में इन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद कई प्रयास हुए, मतलब सभी सफल नहीं रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको जो मेन रूप से बनाने का कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो 1904 में हुआ था। अमेरिका के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया था और अमेरिका ने सहायता किसकी ली थी, इसमें मतलब सहयोग किया था एक, मतलब आपस में मिलके। तो कोलंबिया और अमेरिका ने मिलके जो है यहाँ पे निर्माण का कार्य शुरू किया था 1904 में। और ये पनामा पूर्ण कब हुई थी, तो 1915 में ये पूर्ण हुई। पहले जो है पनामा नहर ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। एक मतलब ज़मीन को हटाकर पनामा वाली सिटी में, पनामा में जो ज़मीन है, स्थल खंड है, उसको काट कर इस नहर का निर्माण किया गया है। तो पहले उत्तरी अमेरिका को घूम कर जाना पड़ता था, लगभग 8000 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। तो बीच से रास्ता मिलने के लिए इसका निर्माण हुआ। तो 1915 में ये निर्माण कंप्लीट हुआ। 72 किलोमीटर की टोटल ये नहर है, पनामा नहर। और इसकी जो न्यूनतम चौड़ाई है वो 90 मीटर है। न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, तो 90 मीटर। किससे किसको जोड़ती है, तो ये कैरिबियन सागर को जोड़ती है प्रशांत महासागर से। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और कैरिबियन सागर किसका पार्ट है, तो अटलांटिक महासागर का पार्ट है। कैरिबियन सागर जो है एक सागर उसे कहते हैं जो महासागर का कुछ पार्ट होता है, तो ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें जो दो पोर्ट हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट, तो जो पनामा पोर्ट है वो किस साइड है, तो ये प्रशांत महासागर के साइड है, मतलब पश्चिम के साइड। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, बीच में पनामा नहर है। तो ये पनामा पोर्ट किधर साइड है, तो इधर साइड है, पनामा पोर्ट इधर साइड है। और कैरेबियन तट पर जो पोर्ट है इधर साइड वाले पोर्ट का नाम है कोलोन पत्तन या फिर कोलोन पोर्ट इसका नाम है। तो कैरेबियन तट पर कोलोन पोर्ट, प्रशांत तट पर पनामा पोर्ट है। वर्तमान में इस पर नियंत्रण किसका है, तो पहले अमेरिका का नियंत्रण था इस पर, लेकिन अब पनामा देश का नियंत्रण है सन 2000 से इस पर किसका नियंत्रण है, तो पनामा देश का नियंत्रण है। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी।
अब पनामा नहर के बीच में भी कुछ झीलें हैं, तो 3 झीलें हैं प्रमुख। एक गाटून है, फिर है ट्रेडो डोमिंगवल और मिराफ्लोर्स। मिराफ्लोर्स गाटून सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये गाटून है। ये कहाँ पर है? तो पनामा नहर के अंतर्गत आती है। ये तीनों झीलें याद रखनी है, तीनों ज़्यादा स्वेज नहर वाली झीलें जो हैं ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरोप की कुछ प्रमुख नहरें हैं और इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये किससे किसको जोड़ती हैं। तो पहली यहाँ पे जो प्रमुख नहर है वो है गोटा नहर। ये किसको किससे जोड़ती है? तो स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन को गोटेबर्ग से जोड़ती है। गोटा नहर जो है स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन को गोटेबर्ग से जोड़ती है। फिर आती है मैनचेस्टर नहर, जो कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो मैनचेस्टर नहर। फिर आती है कील नहर, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये सभी यूरोप की नहरें हैं। कील नहर कई बार पूछी जा चुकी है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। फिर उत्तरी सागर एक नहर है जो कि उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से मिलाती है। उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर नहर। फिर न्यू वाटरवे, ये उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ती है। उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से कौन सी जोड़ती है? तो उत्तरी सागर नहर। और जो उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ती है वो न्यू वाटरवे जोड़ती है। फिर आता है अगला जो है वोल्गा डॉन नहर। ये रूस में रोस्तोव से वोल्गा ग्राड के बीच में है। वोल्गा डॉन नहर कहाँ पर है? तो ये रशिया में है। फिर आता है रशिया में वो वाला एरिया जो यूरोप के पास है, मतलब यूरोप महाद्वीप में आता है। स्टालिन या फिर श्वेत बाल्टिक नहर कहाँ पर है? तो इसको स्टालिन भी कहा जाता है, श्वेत बाल्टिक एक ही नाम है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। इसके अलावा ये किससे किसको जोड़ता है? तो ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्टालिन नहर। फिर आता है यहाँ पर राइन मेन डेन्यूब नहर। तो ये कई नदियों वगैरह को मिला के इसका निर्माण किया गया है। तो ये उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर जो है उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ने वाली नहर है। तो ये इतनी नहर जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी जा चुकी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य कुछ जलमार्ग हैं। ये यूरोप का भी हमने देखा नहरें। अब सू नहर जो है ये सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच में स्थित है। सुपीरियर ह्यूरन जो है वो 5 ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में, जिसमें से मिशिगन जो है वो पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी 5 जो सुपीरियर ह्यूरन, इरी, ओंटारियो जो है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में स्थित है। वेलेंड नहर जो है इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। वेलेंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। फिर इरी नहर आती है। तीनों नहर काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इरी नहर इरी और ह्यूरन के बीच में स्थित है। फिर से इसको देख लीजिए, सू नहर जो है, सू यहाँ से सू से शुरू हुआ है तो सुपीरियर और ह्यूरन दोनों में ऊ की मात्रा लगी है। वेलेंड नहर जो है इरी और ओंटारियो, इसको ऐसे याद रखना है, इरी और ओंटारियो के बीच में वेलेंड नहर है। फिर इरी नहर जो है इरी और ह्यूरन के बीच में है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आंतरिक कुछ और जलमार्ग हैं। जैसे फ्रांस में कुछ नदियाँ हैं जिसमें जलमार्ग भी, मतलब जलमार्ग का भी ये काम करती हैं। तो सीन नहर जो है, सीन नहर का एक प्रमुख बंदरगाह है, एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है मर्सिलीज पोर्ट, जो इसके मुहाने वगैरह पे रहता है। तो सीन नदी पर है मर्सिलीज बंदरगाह। फिर गेरून नदी पर है बोर्डो बंदरगाह। लॉर नदी पर है सेंट नज़ारे और नॉन्टे बंदरगाह। ये तीनों नदियाँ कहाँ से संबंधित है, ये चीज़ आ सकता है। तो ये तीनों नदियाँ फ्रांस से संबंधित है, सीन, गेरून और लायर। सीन, गेरून और लायर। और यहाँ पे बंदरगाह के नाम मर्सिलीज, और गेरून वाले के बोर्डो बंदरगाह, लॉयर के सेंट नज़ारे और नॉन्टे बंदरगाह। नेक्स्ट यहाँ पे राइन नदी, जो कि यूरोप की जीवन रेखा कही जाती है इसको, या फिर कोयला नदी भी इसको कहा जाता है। और ये यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है और विश्व की भी सबसे व्यस्तम नदी है, जो व्यापारिक काम जिस पे होता है। इसके अलावा इस पर जो है रॉटरडम बंदरगाह इसी के मुहाने पर स्थित है। इसकी एक सहायक नदी भी है, उसी के मुहाने पर है। तो राइन नदी के मुहाने पर ही अक्सर लिखा जाता है एग्जाम में। तो ये रॉटरडम जो है ये राइन नदी के मुहाने पर है। ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। उत्तरी सागर में ये जाके गिरती है और कहाँ से निकलती है? तो स्विट्जरलैंड से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट रेंजेस से। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड होते हुए जाके ये उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड। और राइन की सहायक नदी कौन कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कहा जा सकता है निम्न में से कौन सी यूरोप की नदी है। तो ये सभी यूरोप की नदियां हैं। बेजर नदी राइन की सहायक है। एल्ब नदी जो कि जर्मनी में बहती है, ये चीज़ पूछा जा चुका है कई बार। एल्ब नदी जो है जर्मनी की नदी जो कि राइन की सहायक है। तो एल्ब नदी, बेजर नदी और ओडर नदी, ओडर नदी भी जर्मनी में बहती है। तीनों नदियाँ जर्मनी की हैं एक्चुअली। बेजर, एल्ब और ओडर, तीनों नदियाँ जो हैं जर्मनी की हैं। बेजर, एल्ब और ओडर, और तीनों राइन की सहायक नदियाँ हैं।
दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं कि इंटरपोर्ट पोर्ट क्या होता है या फिर पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है। तो इंटरपोर्ट पोर्ट वो होता है जहाँ पे बड़े बड़े गोदाम वाला पत्तन ये होता है। बड़े बड़े गोदाम वहाँ पे होते हैं, पोर्ट्स, जिसमें सामान को, पूरे देश का सामान लाके इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद अलग अलग देशों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बड़े बड़े गोदामों वाले पत्तन को इंटरपोर्ट पोर्ट कहा जाता है। एक्सपोर्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल कौन से पत्तन को कहते हैं? तो जहाँ पे अगर लंबी यात्रा कोई मतलब जहाज कर रहा है, समुद्री जहाज, तो उसके ईंधन की भरपाई यहीं पे होती है, यहीं पे रुक के अपना जो है फ्यूल वगैरह भरवाता है। इसके अलावा भोजन आदि की व्यवस्था जो है यहीं पर होती है, अपना रुक के, जहाँ पे हॉल्ट एक तरह का होता है ये पोर्ट ऑफ कॉल। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख स्थल मार्ग, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग कहाँ पर है? तो ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर, जो कि न्यू फाउंडलैंड के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली ये कनाडा के पूर्वी तट को कनाडा के पश्चिमी तट से जोड़ता है। पूर्वी तट पर क्या है? तो सेंट जॉन नगर है, जो कि न्यू फाउंडलैंड के अंदर आता है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर क्या है? तो कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। वैंकूवर और सेंट जॉन नगर को जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9600 किलोमीटर, 9600 किलोमीटर। अब अलास्का महामार्ग कहाँ पर है? तो ये अलास्का के एंकरेज को कनाडा के एडमंटन से जोड़ता है। तो अलास्का और कनाडा को जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो अलास्का महामार्ग। फिर आता है स्टुअर्ट मार्ग। कोई मार्ग ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित जो ये मार्ग है किस महाद्वीप से संबंधित है? तो स्टुअर्ट मार्ग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा ये महामार्ग है, स्थल वाला। और ये जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विडुम नगर को एलिस स्प्रिंग व टेनेंट क्रीक होते हुए, ये तो रास्ते में आ जाते हैं, उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उड़ना से जोड़ता है। तो बेसिकली ये इसका क्या काम है? उत्तरी को ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से ही जोड़ने का काम करता है स्टुअर्ट मार्ग। पूरा लगभग ये ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया लगभग कवर कर लेता है। तो ये जो है स्टुअर्ट मार्ग कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात करेंगे पैन अमेरिकन महामार्ग, ये कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, तीनों को जोड़ने का काम करता है। ये मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया, इसके बीच में ये संयुक्त राज्य अमेरिका ये देश है, ऊपर ये कनाडा हो गया, इधर मैक्सिको हो गया, बीच में ये मध्य अमेरिका वाले कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। तो ये पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ने का काम करता है ये पैन अमेरिका महामार्ग। और ये जो है सबसे लंबी परियोजना है, जो कि अभी भी बन रही है, अभी भी लगातार बन रही है। तो कहा नहीं जा सकता ये कितनी लंबी बनेगी, पैन अमेरिका महामार्ग। इसको ऊपर की साइड भी बढ़ाया जाएगा अभी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रेल मार्गों की। तो पहला यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट, सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास करके इसके जो स्टेशन है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो सबसे लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है पश्चिमी रूस को, जो यूरेशिया वाला पार्ट है, जो यूरोप वाला पार्ट है, रूस का जो पार्ट यूरोप में है, उसको जो है पूर्वी रूस से ही जोड़ता है, प्रशांत तट तक जाता है। पूरा रशिया ये है, तो यहाँ से पूरा जाके, यहाँ से जाके पूरा ये जो है प्रशांत तट तक, यहाँ पे प्रशांत महासागर आ जाता है। तो पूरे को जोड़ने का काम करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। साइबेरिया वाले क्षेत्र से गुजरता है, क्योंकि रशिया के बीच में पूरा साइबेरिया वाले जंगल है, तो उसको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, इस पे स्टेशन कौन कौन से हैं? इससे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से ही चलता है, सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है ये, और कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक। तो सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्तोक तक है। और बीच बीच में कौन कौन सी जगह पड़ती हैं? हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो उसको माफ़ करिएगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग से ये मॉस्को, उसके बाद उफा यहाँ पे एक स्टेशन पड़ता है, चेलियाबिंस्क पड़ता है, ओमस्क पड़ता है, नोवोसिविस्क पड़ता है, इर्कुटस्क पड़ता है, और चीता, खाबोरास्की, उसके बाद व्लादिवोस्तोक। कौन कौन सा? इसमें एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन दिखेगा तो याद आ जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाना है, बीच में कौन कौन सा पड़ रहा है? तो मॉस्को पड़ेगा, उफा, चेलियाबिंस्क कई बार मतलब ऑप्शन में दिया रहता है, ओमस्क, उसके बाद नोवोसिविस्क, इर्कुटस्क, चीता और खाबोरास्की। तो ये स्टेशन जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ते हैं। आगे बात करेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है ये पूर्वी कनाडा के सेंट जॉन नगर को पश्चिमी कनाडा के वैंकूवर से जोड़ता है। इस तरह का भी हमने एक स्थल मार्ग भी देखा था, जो अभी स्थल मार्ग वाले सेक्शन में देखा था। तो कैनेडियन पैसिफिक ये रेल मार्ग है जो कि पूर्वी कनाडा को पश्चिमी कनाडा से जोड़ता है, सेंट जॉन शहर को वैंकूवर से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी कैनेडियन पैसिफिक की? तो 5600 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
आगे भी यहाँ पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये रेल मार्ग जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी से पश्चिम में पर्थ को जोड़ता है। तो सिडनी से पर्थ को जोड़ने का काम करता है ये ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। पूर्व से पश्चिम को पूरा कनेक्ट करता है। ये पूर्व में सिडनी को और पश्चिम में पर्थ को ये कनेक्ट करता है। इसके रास्ते में 3 स्टेशन पड़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो ब्रोकन हिल स्टेशन पड़ता है, कालगुरली और कूलगार्डी, ये दोनों काफ़ी फेमस है। कालगुरली और कूलगार्डी ये दोनों स्वर्ण खदानें हैं, सोने की खदानें हैं जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में आती हैं। तो ब्रोकन हिल पड़ता है इस रेल मार्ग पर, कालगुरली और कूलगार्डी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर काहिरा केप टाउन रेल मार्ग। ये मिस्र, जो कि काहिरा मिस्र की राजधानी है, यहाँ से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक जाता है केप टाउन के बीच में। तो काहिरा और केप टाउन के बीच में जो है ये काहिरा केप टाउन रेल मार्ग है, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस ये कहाँ का है? तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है और ये फ्रांस से टर्की को कनेक्ट करता है, फ्रांस से टर्की को। नेक्स्ट यहाँ पे आती हैं कुछ पाइपलाइन के बारे में जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं पाइपलाइन से अक्सर पूछा जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन ये किसको जोड़ता है? तो मैक्सिको में जो तेल के कुएं हैं वहाँ से उत्तरी अमेरिका में वगैरह में सब जगह ले जाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी वाला जो पार्ट है, उत्तर पूर्वी पार्ट है, वहाँ तक ले जाने के लिए खनिज तेलों को इसकी मतलब इस पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये कहाँ से किसको कनेक्ट करता है? तो मैक्सिको की खाड़ी को बाकी अमेरिका से। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1840 किलोमीटर। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट आता है कि मैक्सिको की खाड़ी के जो तटीय कुएं हैं वहाँ से खनिज को ले जाने के लिए कौन सी पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोमेकॉन पाइपलाइन कहाँ पर है? तो ये रशिया की है पाइपलाइन कोमेकॉन, और ये वोल्गा और यूराल क्षेत्र में उनको कनेक्ट करती है और तेल आपूर्ति का काम करती है। सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि कोमेकॉन पाइपलाइन जो है ये कहाँ पे, किस देश की है? तो रशिया की है। फिर टैप लाइन जो है फारस और भूमध्य सागर स्थित तेल के जो क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करती है। ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, इराक वगैरह, ईरान वगैरह, सऊदी अरब, या मतलब ये जो तेल वाले कंट्रीज़ हैं उनको ये भूमध्य सागर और बाकी यूरोप वगैरह से कनेक्ट करने का काम करती है टैप लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे है ESPO तेल पाइपलाइन। तो ये रशिया और चीन की संयुक्त परियोजना है और ये जो साइबेरिया वाले क्षेत्र में जो खनिज तेल हैं उनको जो है इधर उधर मतलब रशिया वाले क्षेत्र में या चाइना तक ले जाने का काम करती है ESPO तेल पाइपलाइन। किसकी संयुक्त परियोजना है? रशिया और चीन की। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये भी रशिया की है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ की है पाइपलाइन? तो रशिया की है। तापी पाइपलाइन जो कि काफ़ी फेमस है, भारत में भी आती है ये, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत वगैरह को कनेक्ट करने का काम करती है तापी पाइपलाइन, जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPPCS का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।